नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वक्फ संशोधन विधेयक बिल आज जैसा कि आपको जानकारी मिली होगी कि एक्स्ट्रा समय देकर के भी काफ़ी बहस हुआ और बहस के बाद सभी को समय दिया गया और समय के हिसाब से चली रात भर की जो कहानी थी, उस कहानी में एक बात और जुड़ गई कि लोकसभा में ये वक्फ बिल पास हो गया। वक्फ बिल लोकसभा में पास होने के बाद अब राज्यसभा में जाएगा, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होगा। आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा में कल वक्फ बिल पेश किया गया और बहस के बाद सभी दलों की बातें सुनने के बाद जब पक्ष में 288 और विरोध में 232 वोट आए, तो पूरी तरह से ये साबित हो गया कि कहीं ना कहीं जिस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार वक्फ बिल को लेकर के आई थी, उसमें वो सफल रही। लोकसभा में बुधवार को 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल को पास कर दिया गया। रात 2 बजे हुई वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया, जिसमें 288 ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाले। आपको बता दें कि चर्चा के दौरान कई दलों ने अपनी अपनी बातों को रखा, लगभग सभी दलों ने रखा, और AIMIM जो कि काफ़ी मुखर होकर के बोल रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी ने बिल फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूँ। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इसे उम्मीद का बिल बताया कि इसे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एवं डेवलपमेंट, ये इसका नाम दिया। अब इस बिल को राज्यसभा में भेजा जाएगा। बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ और में गैर इस्लामिक नहीं आएगा, ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटी को डराया जा रहा है। सीधी तौर पे आपको बताएं तो सदन में लगातार हम भी वॉच कर रहे थे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। वक्फ बिल को लेकर के जिस तरह के गतिरोध उत्पन्न हुए थे, उसमें सरकार की पहली जीत हुई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अगर हमने यह संशोधन बिल पेश नहीं किया होता तो जिस इमारत में हम बैठे हैं उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में नहीं आती तो कई अन्य संपत्तियां भी गैर अधिसूचित हो गई होती। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट पहली बार बना। उस समय स्टेट वक्फ बोर्ड का भी प्रावधान किया गया था। 1995 में वक्फ एक्ट बना। उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि यह गैर संवैधानिक है। आज जब इसको सही ढंग से लाया जा रहा है तो इस पर लोगों को आपत्ति हो रही है। किरण रिजिजू ने 2013 में इलेक्शन के कुछ दिन पहले 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफ़र कर दिया गया। चुनाव के कुछ दिन बाद बाकी थे। आप इंतज़ार करते, हम सोचते हैं कि आखिर ये सब क्यों होता था। इसलिए होता था कि सभी लोगों को मुस्लिमों का वोट लेना होता था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ बिल चोरी के लिए नहीं, गरीबों के लिए है। एक मेंबर कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि इस वक्फ बिल के बहस के दौरान कई ऐसी बातें और पुरानी बातें भी निकल करके सामने आई। आपको बता दें कि वक्फ में एक भी गैर इस्लामिक नहीं आएगा, इस बात को लेकर के पूरी तरह से प्रोविज़न भी नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटी को डराया जा रहा है और इस बात को कह करके उन्होंने अपनी बातों को रखा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भी, जो सपा प्रमुख हैं, उन्होंने अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख ने, अखिलेश यादव ने कहा कि मंत्री बोल रहे हैं कि डिफेंस और रेलवे की ज़मीन भारत की है। मैं भी यह मानता हूँ, क्या डिफेंस और रेलवे की ज़मीनें नहीं बेची जा रही? वक्फ की ज़मीन में से बड़ा मुद्दा वो ज़मीन है जिस पर चीन ने अपने गाँव बसा लिए हैं। इन सारी बातों को रखते हुए अखिलेश यादव ने भी सरकार पर हमला किया। और वहीं आपको बता दें कि DMK के सांसद जो हैं A राजा ने भी अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि आज का दिन इस संसद के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि सेकुलर देश किस तरह जाएगा। ये वक्फ बिल असंवैधानिक है, इसे सदन के माध्यम से पूरे देश पर थोपा जा रहा है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात तब हुई जब ललन सिंह इस वक्फ बिल पर अपनी पार्टी और अपना पक्ष रखने लगे। JDU सांसद और केंद्र सरकार में पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये बिल मुसलमान विरोधी है। ये बिल कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। वक्फ कोई मुस्लिम संस्थान है क्या? वक्फ कोई धार्मिक संस्थान है क्या?
एक ट्रस्ट है जो मुसलमानों के कल्याण के लिए काम करता है। उस ट्रस्ट को ये अधिकार होना चाहिए कि वो सभी वर्गों के लोगों के साथ न्याय करे जो नहीं हो रहा है, इसलिए ये बिल लाया गया है। आपको बता दें कि ललन सिंह ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी और इस बिल को डिफेंड किया, उससे साफ लग रहा था कि वो जदयू नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने जितना मुखर होकर के नहीं बोला, उससे भी ज़्यादा ललन सिंह मुखर होकर के बोले और इस दौरान उन्होंने अधिकांश समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान ही किया। आपको बता दें कि इसके बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने भी अपनी बातों को रखा। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि वक्फ के खौफ से आज़ादी चाहिए, खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सही। आपको बता दें कि इसके बाद केसी वेणुगोपाल का नंबर आया और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, हमारे यहाँ भारत माता को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। रिजिजू जी, इस बिल में आप नॉन मुस्लिम को बोर्ड में ला रहे हैं। वैष्णो देवी टेम्पल एक्ट में कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर चेयरमैन होगा, अगर वो हिंदू नहीं है तो किसी को नॉमिनेट कर सकता है। मैं इसका समर्थन कर सकता हूं। आप वक्फ बिल बोर्ड को भेदभाव क्यों कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड भी धार्मिक है। केरल में देवस्थानम बोर्ड में विधायक किसी को नॉमिनेट कर सकता है, वो विधायक हिंदू होगा, मुस्लिम नहीं होगा। इस तरह से इस बिल को लेकर के लगातार बहस चली और इस बहस में सबसे बेहतर उदाहरण जो है वो प्रस्तुत किया गया कई नेताओं के द्वारा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें जो देश में संपत्तियों का अलग अलग जो आंकड़ा उपलब्ध है, उस आंकड़े के हिसाब इस प्रस्ताव में बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे। विरोध की वजह यही है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इसमें वक्फ की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ महिला सदस्य, बोर्ड में महिला सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। कुछ समूहों का मानना है कि इससे वक्फ का परंपरागत ढांचा बदल जाएगा। यही नहीं, सर्वे और रजिस्ट्रेशन को लेकर के वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में किया जाएगा। इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं आपत्ति है, क्योंकि सरकार का नियंत्रण वक्फ बोर्ड पे बढ़ जाएगा। वक्फ ट्रिब्यूनल की बात करें तो ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। अभी ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है। इस बात को लेकर के भी विरोध प्रकट किया जा रहा है। संपत्ति का दावा की बात करें तो जब तक कोई संपत्ति दान में न मिली हो तब तक वक्फ बोर्ड उस पर दावा नहीं कर पाएगा। माना जा रहा है कि यह बदलाव वक्फ संपत्तियों के दावों को सीमित करता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो वक्फ संशोधन बिल है उसमें रेलवे सेना के बाद देश में सबसे ज़्यादा वक्फ की ज़मीन है। रेलवे के पास कुल 33 लाख एकड़ ज़मीन है तो सेना के पास 17 लाख है, तो वहीं वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ ज़मीन उपलब्ध है। कुल वक्फ संपत्तियों की बात करें तो खेत मकान आदि को लेकर के 8.73 लाख की अचल संपत्ति है, तो चल संपत्ति के माध्यम से 16.70 हजार करोड़ की संपत्ति है। इसमें आपको बता दें कि कुल रेवेन्यू 200 करोड़ वर्ष में आता है। इन सारी बातों को लेकर के आंकड़े बैठाए गए हैं। इस पूरी कहानी में एक बात आप सीधी तौर पे समझ लीजिए कि पूरी तरह से इस वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जिस तरह से गतिरोध उत्पन्न हुआ था, सरकार इसको पास कराने में सफल हो गई। लोकसभा में पास होने के बाद अब राज्यसभा में इस बिल को आज रखा जाएगा और वहां बहस के बाद अब इस पर आगे की रणनीति, अब आगे की कार्रवाई होगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681